हेलो बच्चों, सॉरी। हाँ बच्चों, अभी हम लेक्चर जो अगला स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर वही है अपना और अंतिम विषय पहुंच गए अपन न्यायालय के बारे में। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं न्यायपालिका। ठीक है, ये न्यायपालिका जो है बच्चों, ये सरकार का शासन का तीसरा अंग है। पहला अंग क्या था? व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ठीक है, तो पहले में तो क्या आती है? संसद, जिसमें लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, और ये व्यवस्थापिका हो गई। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, ये सब आते हैं। और न्यायपालिका में सारी जो अदालतें होती है, मतलब न्यायपालिका है ना क्या बच्चों, न्यायपालिका जो है अपने देश में जितनी भी अदालत है, जितने भी कोर्ट है, उन सब का जो सामूहिक रूप है वो क्या कहलाता है? न्यायपालिका। और ये न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र और निष्पक्ष। किससे स्वतंत्र, किससे निष्पक्ष? कि बाकी जो दो अंग हैं शासन के, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, इनके प्रभाव से न्यायपालिका को बिल्कुल फ्री रखा गया है, मुक्त रखा गया है। ठीक है, इनका कोई इस मामले में दखल नहीं होगा न्यायपालिका में, और न्यायपालिका भी इनके ऊपर क्या कर सकती है? नियंत्रण करती है। तो इसलिए इसको बिल्कुल निष्पक्ष ये न्याय कर सके, इसलिए इसको इससे क्या रखा है? स्वतंत्र कर रखा है। तो ये इसका अर्थ हो जाता है। अब न्यायपालिका जो है ये शासन का तीसरा अंग है, और इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सर्वोच्च शिखर पर अपन कह सकते हैं न्यायपालिका में, ये अपील का भी अंतिम न्यायालय, मतलब सबसे बड़ा न्यायालय, और अपील का अंतिम न्यायालय भी कौन सा होता है? सर्वोच्च न्यायालय, जो कोई देश में एक है, जिसको अपन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। और राज्यों में क्या होते हैं बच्चों? हाई कोर्ट्स होते हैं। इसके अलावा और भी अदालत होती है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, स्थानीय अदालतें, या आपने लोक अदालत का भी नाम सुना होगा, ये भी होती है। तो ये सब क्या है? न्यायपालिका के ही जो है भीतर समाहित होते हैं, मतलब उसी के जो है कहना चाहिए समूह में ये सब होते हैं। अब ये न्यायपालिका क्या करता है? इसके पास अधिकार क्या क्या होते हैं? अब न्यायपालिका का अगर अपन गठन देखें तो न्यायपालिका में कौन होते हैं? इसमें न्यायाधीश होते हैं। तो न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग जगह अलग अलग होती है। केंद्र में अलग है सुप्रीम कोर्ट में, और जो राज्यों में हाई कोर्ट होते हैं उनकी संख्या अलग होती है। इनके वेतन भत्ते जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इनकी जो योग्यताएं होती हैं, इनकी रिटायरमेंट की जो होती है उम्र, ये सब जो है वो अलग अलग होती है। और इनकी योग्यताएं, इनका अनुभव जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग होता है, हाई कोर्ट के लिए अलग होता है। और न्यायाधीशों को इनके कार्य के लिए कुछ मतलब फ्री रखा गया कुछ चीजों से, मतलब फ्री से तात्पर्य उन्मुक्तियां, कि इनके निर्णय की आलोचना नहीं की जा सकती। इन्होंने जो निर्णय दिया उसकी आलोचना नहीं होगी। और इनके ऊपर कुछ पाबंदियां भी हैं कि जिस पद से रिटायर होते हैं, जैसे कोई जज है, जज बन के रिटायर हुआ है तो वो वकालत नहीं कर सकता, क्योंकि वो उससे नीची पोस्ट की हो जाती है। तो इनके ऊपर कुछ बंधन भी लगाए गए, और इनको पद से हटाने की प्रक्रिया भी होती है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी पोस्ट के लोग होते हैं, न्यायाधीश हैं। तो इसके लिए भी सदन है ना, संसद में, लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग पृथक पृथक जो है 2/3 बहुमत लेकर के, और इनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव और करके, जैसे प्रक्रिया होती है महाभियोग की, उस तरह से इनको फिर इनके पद से हटाया जाता है। तो ये, पर इनके पास कार्य क्या क्या है? न्यायपालिका के पास, न्यायपालिका कौन कौन से कार्य करती है? तो न्यायपालिका के पास जो कार्य है इसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सबसे पहला अधिकार जो है इसके पास वो क्या है? इसमें ये सुनवाई करती है मामलों की। इसमें केंद्र सरकार, अब देखो हमेशा मामला जब भी आता है दो पक्ष होते हैं, मतलब लड़ाई जो होती है, विवाद जो होता है, दो पक्षों के बीच में होता है। तो एक पक्ष में तो हो गई अपने देश की सरकार हो जाती है, केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार का विवाद किसी राज्य से हो रहा है, तो एक राज्य भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर या तो केंद्र सरकार का ये जो संघ केंद्र शासित राज्य होते हैं उनसे कोई विवाद है, एक से या अनेक से, ये भी स्थिति हो सकती है। या राज्यों के ही आपस में कोई मामले हो जाते हैं लड़ाई के, तो ये सब मामले भी कहाँ आ जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में लाए जाते हैं। मौलिक अधिकार से संबंधित मामले, हमें जो मौलिक अधिकार मिले हैं, नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिले हैं, ठीक है, संविधान से, उनका अगर हनन हो रहा है, ठीक है, तो इनके खिलाफ नागरिक कहाँ जा सकता है? न्यायालय में जा सकता है, और वहां इसके मामले की सुनवाई की जाती है, जांच पूरी होती है। तो मौलिक अधिकार का ये क्या हो जाता है? संविधान के रूप में रक्षक, जो संविधान का रक्षक होता है। नागरिकों के भी मामले होते हैं, सरकार के खिलाफ कोई मामला केस चल रहा है, किसी की नौकरी का मामला है, किसी के रिटायरमेंट का मामला है, किसी की पेंशन का मामला, बहुत सारे मामले होते हैं सरकार के खिलाफ।
तो वो मामले भी होते हैं, तो वो भी कहाँ आते हैं, न्यायालय में लाए जाते हैं। राज्यों के बीच तो मैंने मामले बता ही दिए, ठीक है। तो नागरिकों के मामले, नागरिकों सरकार के बीच के मामले, राज्यों के बीच के मामले, केंद्र और राज्य के मामले, राज्यों के आपस के मामले, तो ऐसे बहुत सारे मामले जो होते हैं ये प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में आते हैं। फिर इसके अलावा अपील के अधिकार भी आते हैं। मतलब एक निचली अदालत के निर्णय से अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो वो उस मामले के लिए अपील कर सकता है उससे ऊंची अदालत में। मतलब नीचे मामले में सुनवाई नहीं हुई या उसका मामला निपट गया पर वो संतुष्ट नहीं है उस निर्णय से, तो वो लड़ने के लिए अपील कर सकता है ऊंची अदालत में, ठीक है। तो ऐसे मामले में फौजदारी भी होते हैं, दीवानी भी होते हैं मामले। दीवानी में धन संपत्ति के मामले होते हैं, वो फौजदारी में लड़ाई झगड़े के, ठीक है, मारपीट के मामले, हत्या के, लूटपाट के, जो भी ऐसे मामले होते हैं फौजदारी, ठीक है, वो भी यहाँ पर लाए जाते हैं। कि भाई कहीं किसी को मान लो निचली अदालत में सजा हो गई है तो सजा के खिलाफ वो अपील कर सकता है, वहां पे मामले की सुनवाई होगी, निचली अदालत में क्या मामला हुआ तो वो मंगवाए जाएंगे रिकॉर्ड और फिर उनको वहां पर देखा जाएगा। तो इन सब मामलों के रिकॉर्ड भी रखे जाते हैं। मतलब जो भी मामला आता है, विवाद होता है, इन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है सबूत के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर। और जब उससे मिलता जुलता कोई दूसरा मामला भी आता है तो उसको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। पर एक कंडीशन है, उस समय पहले जो मामला हो चुका है उसमें जो भी निर्णय है उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई उसकी प्रामाणिकता पे संदेह नहीं कर सकता और ना ही कोई अवमानना कर सकता, मतलब कोई अपमान भी नहीं जो वो कर सकता है। तो यहाँ पर हो जाता है। तो उच्च न्यायालय के विरुद्ध भी कोई अपील करनी है तो वो भी यहाँ हो सकती है। मतलब एक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील ऊपरी न्यायालय में कर दी जा सकती है। तो अंतिम अपीली न्यायालय जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो ये जो न्यायाधीश होते हैं, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, कैसे बनते हैं न्यायाधीश? तो न्यायाधीश बनने के लिए पहले तो योग्यता देखी जाती है कि भाई इसके पास अनुभव होना चाहिए। वो अलग अलग जगह अलग अलग है, उच्च न्यायालय में अलग है, उच्चतम न्यायालय में अलग है। मतलब उनके पास न्यायाधीश बनने की योग्यता हो इतने वर्ष की, या उनके पास वकालत का अनुभव हो, या वो कानून के ज्ञाता हो राष्ट्रपति की नजर में। तो ऐसी स्थिति में उनको न्यायाधीश पर नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। और इनको पद से हटाने के लिए मैंने आपको बता ही दिया 2/3 बहुमत चाहिए दोनों की जगह अलग अलग संसद में, और फिर उनके खिलाफ जो है प्रस्ताव जो लाया जाता है। अब ये जो न्यायपालिका है ये संविधान का रक्षक भी है। अगर उनको लगता है कि संविधान की व्याख्या में कोई विवाद का प्रश्न आ गया है, कोई ऐसी स्थिति आ गई है जिससे संविधान का पालन नहीं हो रहा है, तो ऐसे मामले में वो जांच कर सकता है या उसके लिए वो सुनवाई करवा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन यानी फिर से देखना। अब सरकारें क्या करती है? कानून बनाती है। कौन सी सरकारें? केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक है। अब कानून बनाने में कई सरकारों ने अपनी कोई मनमर्जी तो नहीं कर दी, या इन्होंने कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर दिया, संविधान गैर संवैधानिक कार्य तो नहीं कर दिया, मतलब अवैध कार्य तो नहीं कर दिया, अपने कोई हित साधने के लिए कोई ऐसे कानून तो नहीं बना दिया कि जिससे सत्ता पक्ष का लाभ हो रहा हो। ऐसी कोई बातें हो सकती हैं। तो ऐसे समय में जब न्यायालय है उसके पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास पुनरावलोकन का अधिकार है। मतलब वो देख सकता है कि केंद्र राज्य सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो कहीं असंवैधानिक तो नहीं है, संविधान के खिलाफ तो नहीं बने, तो वो ऐसे मामलों को अवैध भी घोषित कर सकता है। मतलब ये कैसे हैं? कानून के अनुसार नहीं बने हैं। और मौलिक अधिकार का रक्षक तो मैंने आपको बता ही दिया कि मौलिक अधिकार के रक्षक भी होते हैं। मतलब कहीं नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन हो गया, इसमें कई रिट भी दायर की जाती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति उसको जबरदस्ती बंदी बना लिया है तो वो अपील कर सकता है कि मुझे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। कहीं कोई व्यक्ति अपने कहना चाहिए वैधानिक अधिकार से बाहर जाकर के कार्य कर रहा है, ठीक है, या कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के मामले की सुनवाई कर रहा है, या कोई व्यक्ति अपने पद से जो है लाभ उठा रहा है। ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं। तो उनके संबंध में कहीं पर भी अगर नागरिकों के अधिकार का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार का, तो वो यहाँ पर अपील कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर उनके पास ये, और फिर जनहित याचिका तो है ही। जनता को लगता है कि भाई ये कोई मामला ऐसा है जो जनता के पक्ष में नहीं है, जनता के खिलाफ है, तो ऐसे समय में जनहित याचिका हो जाती है। मतलब सार्वजनिक हित में मानव अधिकार का ध्यान रखते हुए, क्योंकि मानव अधिकार की क्या है? न्यायपालिका संरक्षक है। मतलब कहीं भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए कि जहां ऐसा लगे कि सरकारों ने मानव अधिकारों के उल्लंघन किया है या मानव अधिकारों का हनन किया है, उनको अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। तो अपने यहाँ जनता को
अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि सबसे पहले ही यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो गई कि अपने यहाँ जो न्यायपालिका कैसी है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। मतलब किससे मुक्त है ये प्रभाव से, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त है। तो न्यायपालिका जो है इसका बहुत बड़ा अपना रोल है ताकि वो निष्पक्ष होकर के और न्याय कर सके। मतलब एक ना तो कार्यपालिका के प्रभाव में रहे और ना ही वो व्यवस्थापिका के प्रभाव में, क्योंकि इस पोस्ट में बैठे हुए जो बड़े लोग हैं वो इसके कामकाज में प्रभाव न डालें, इसलिए इनके वेतन भत्ते भी बहुत अच्छे इनको दिए जाते हैं ताकि वो किसी के प्रभाव में ना हो। तो यहाँ पर ये बच्चा अपन ने ये न्यायपालिका का पोर्शन देख लिया कि किस तरह से मामले आते हैं और कैसे उन मामलों को सरकारें निपटाती है। यहाँ पे अपना एक तरह से पोर्शन पूरा हुआ। कुछ छोटी जो चीजें हैं और कुछ जो मुख्य बिंदु जो होते हैं पहले भी मैंने आपको बताए वो आपको भेजूंगी, उसका आप अध्ययन कर लेना।